वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अच्छा ठीक है, ज्योमेट्रिकली एरो से करते हैं ना, ठीक है। और वैसे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? मान लीजिए यहां पर हम एक वेक्टर लें तो ये ऐसे एरो से रिप्रेजेंट कर दिया इसको, ठीक है। ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है ना। और तो इसमें दो क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हुई वेक्टर में? एक मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट है और एक डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, राइट। ओके, तो एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन है ना। अच्छा, लिखेंगे कैसे इसको? मतलब ये तो ड्रॉ कर गया ना मैंने, इसको मैथ्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम? हाँ, बोल्ड या आयोटा एरो। अच्छा ठीक है, जैसे तुम कहना चाह रही हो, ठीक है समझ गया मैं। मान लीजिए वी है तो मैं वी को बोल्ड करूंगा, मतलब बोल्ड तो मैं इसमें कैसे करूंगा, एक बार और पेन चला सकता हूँ ज्यादा, और यह एरो से है ना। और फिर इसको मान लो 3 डायमेंशन में कोई वेक्टर है, रैंडम कोई वेक्टर को क्या लिखूंगा मैं? एक्स आई आई जे के लिख सकता हूँ ना, ठीक है। एक्स आई प्लस, तो मैं यहाँ पे इसको कैप लगा सकता हूँ क्योंकि बुक्स में ऐसा नहीं होता है, बुक्स में केवल बोल्ड रहता है, लेकिन हम इसको ऐसे कैप लगा देते हैं जिससे पता चलता है कि ये यूनिट वेक्टर है, उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? कैप लगा के डिनोट कर देंगे, है ना। जे प्लस जेड के कैप। तो इसको और कैसे तरीके से लिख सकते हैं? इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं? एक्स वाई जेड भी लिख सकते हैं, राइट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। एक्स वाई जेड भी लिख दिया हमने, है ना। तो हम मान के चल रहे हैं कि दोनों एक ही चीज है। तो इससे इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? अंडर रूट। तो इसका मैग्नीट्यूड यदि मुझे निकालना है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो ये मुझे मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब इसका डायरेक्शन क्या है? दो चीजें इंपॉर्टेंट है ना, cos थीटा यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल के आया? यूनिट वेक्टर क्या है यहाँ का? मैं मान लीजिए कोई न्यूमेरिकल वैल्यू लिख लेते हैं डिस्कशन के पर्पज से। तो मान के चलो मैं v को लिख लेता हूँ 5i प्लस 2j प्लस 1k, ठीक है, ये लिख लिया मैंने, ठीक है। अब इसका डायरेक्शन क्या है? ऐसे ही समझने वाली लैंग्वेज में बताओ, कंप्यूट करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं नहीं पूछ रहा। अंडर रूट थोड़ा और समझाओ मुझे, या तो सुनाई नहीं दे रहा ढंग से या मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। नहीं, यूनिट वेक्टर तो तुम निकाल लोगे, मैं ऐसे ही कह रहा हूँ कि जैसे मान के चलो मैंने एक 3 डायमेंशन बनाया यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये बना लेंगे, तो ये x हो गया, ये x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया, है ना। अब हमने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया 5 to 1, तो 1 तो मतलब z की हाइट में 1 है, 5 की तरफ 5 है, x की तरफ, और y की तरफ 2 है, तो मतलब यहाँ पर कोई पॉइंट ले लिया मान लो, है ना। तो यहाँ पर ये पॉइंट ले लिया जिसका कोऑर्डिनेट्स है 5 to 1, ठीक है। खोलो, कोई आगे खोलना जरा, हाँ खोल दो, ठीक है। हाँ खुला है, हाँ ये देखो लीडर, वो मेस में खाना खत्म होता है, सही आप पूछ लीजिए। देखा स्टाइल अगले, मेस में खाना खत्म होता है, सही में हो गया था, बताओ ना, कहाँ गया? इसको कहते हैं बोल्ड में लिखना, खाना खत्म हो गया। इसको कहते हैं बोल्ड में लिखना, कि बोल्ड में, जैसे मैं कह रहा था ना इसको मैं बोल्ड में कैसे लिखूंगा हाथ से, तो इसको बोलते हैं बोल्ड में, वी सच में वी रियली तो ये बोल्ड में हो गया ओके। ओके, तो अब ये डायरेक्शन कैसी हुई, ये तो पॉइंट हो गया ना, फिर डायरेक्शन का क्या मतलब रहा यहाँ पे, ये मैं पूछ रहा हूं। सेटल डाउन,
cos थीटा कहाँ से आ गया? यहाँ तो cos थीटा कहीं है ही नहीं है, तो मुझे बनाओ cos थीटा, पहले cos थीटा बनाओ फिर बताओ कि cos थीटा क्या है। आप कोई चीज यूज कर रहे हो तो पहले उसको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा ना आपको। तो मैंने तो cos थीटा भी लिखा ही नहीं है। यदि तुम्हारी डिक्शनरी में cos थीटा है तो पहले समझाओ तो सही कि cos थीटा कहाँ से आया। बताओ। हाँ, क्वेश्चन ये है कि जो मैंने एक वेक्टर पहले लिखा एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में, जिसमें मैंने लिखा एक्स वाई जेड, ठीक है। समझने के लिए मैंने इसको एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी, जिसमें है कि v वेक्टर है जो 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 1k कैप है। तो मैंने उसके रेलेवेंस में एक पॉइंट ड्रॉ कर लिया 3 डायमेंशन में, जो है 5 to 1। लेकिन वेक्टर कहां है यहां पर? ओरिजिन से वहां तक का, करेक्ट, यही मैं पूछ रहा हूं। तो यहां से यहां तक का मैंने एक जॉइनिंग लाइन भेज दी। तो अब वेक्टर ऊपर की तरफ है कि नीचे की तरफ है? पक्का। और नीचे की तरफ मुझे बनाना होगा तो मैं कैसे बनाऊंगा? तो माइनस तो उधर की तरफ चला जाएगा ना, -1 कर दोगे? नहीं, कोऑर्डिनेट एक्सिस यही रखना है। ये मेरे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है एक्स वाई और जेड, और मुझे यहां पर एक पॉइंट लेना है 5 to 1, और मैं एक ऐसे वेक्टर की बात कर रहा हूं जिसका एरो ये है। तो इसको मैं वहां कैसे लिखूंगा? टोटल निगेटिव कर दूंगा। किसको करूं निगेटिव, ये तो बताओ। वेक्टर को निगेटिव कर दूं, तो वेक्टर को निगेटिव मैंने करूंगा तो 5i प्लस -2j माइनस k मिलेगा ना मुझे। तो ये तो फिर इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? यदि मैं यहां पर एक x y z ले लूं और एक पॉइंट यहां पर लूं जो कि इधर है, पीछे की तरफ है, मतलब पूरा, जो कि ऑल निगेटिव है, बैक साइड में दिख रहा है। करेक्ट, ठीक है। क्या प्रॉपर्टी है? हाँ, उस लाइन पे शिफ्ट कर सकते हो, कहीं और ले जा सकते हैं, नहीं ले जा सकते, उसके पैरेलल भी ले जा सकते हैं, राइट, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि वेक्टर को यदि आप ऐसे एक डंडी अज्यूम करोगे तो इसी ओरिएंटेशन से, इसी झुकाव से मैं इसको कहीं भी बना सकता हूं। मतलब मैं इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूं, ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूं, बस इसका ओरिएंटेशन जो है वो वही होना चाहिए और इसकी लेंथ भी वही होनी चाहिए। तो वो दोनों वेक्टर को सेम माना जाएगा, करेक्ट, ठीक है, ओके। तो ये वेक्टर वर्ड का जो एनालिसिस हम कर सकते थे वो किया हमने। अभी हम क्या देख रहे हैं कि अब हम कुछ चीजें समझते हैं कि एक थोड़ा थोड़ा आपने पढ़ा भी है पिछले सेमेस्टर में कि स्केलर फंक्शन जो है उनको स्केलर फील्ड भी कहते हैं। वो फंक्शन है, अभी सबसे पहले जो आपने पढ़ा था लिमिट कंटिन्यूटी सब कॉन्सेप्ट जो थे कैलकुलस के, वो किससे किस में थे? रियल से रियल में थे, है ना, रियल नंबर सिस्टम से रियल। तो फंक्शन क्या था? रियल का फंक्शन था, मतलब वो डोमेन में भी रियल नंबर ले रहा था और वो जो उसका आउटपुट था fx जो था वो भी रियल था। तो जो फंक्शन हमने अब तक पढ़े वो R to R थे, ठीक है। अब हम इसका ब्रॉडर सेंस देखेंगे कि इसको और हम यदि मल्टीपल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम देखें फंक्शंस को तो हम कैसे देखेंगे, है ना। तो यहां पर आ गया हमारा ए स्केलर फंक्शन इज डिफाइंड एट ईच पॉइंट इन ए सर्टेन डोमेन D। तो D हमने क्या ले लिया? R3 का। अब यहां पर एक एग्जांपल के तौर पर हम R3 ले रहे हैं, इसको Rn भी कंसीडर कर सकते हैं। तो इसका हमने एक सबसेट ले लिया R3 का। तो हमारा जो फंक्शन है वो उसका डोमेन तो R3 में से है और वो आउटपुट जो देगा वो 1 डायमेंशन का वो होगी, वैल्यू होगी, मतलब एक सिंगल क्वांटिटी होगी, उसमें डायमेंशन मल्टीपल डायमेंशन नहीं होंगे। जैसे कि हम एक डिस्टेंस ले लेते हैं हर एक पॉइंट का, तो डिस्टेंस क्या है? एक सिंगल रियल नंबर है और उसका डोमेन के लिए हमको क्या चाहिए? 3 पॉइंट चाहिए, उसके कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स वाई और जेड। तो एक्स वाई जेड मिल जाएंगे तो उससे हमको डिस्टेंस मिल जाएगा, है ना। तो इससे हमें क्या मिल गया? एक फंक्शन मिल गया। तो ये जो फंक्शन है ये क्या है? ये फंक्शन जो है वो R3 से है और R में है। तो इस तरह के फंक्शन को जो Rn से R में हो उनको हम कहेंगे स्केलर फंक्शन या स्केलर फील्ड, ठीक है। सिर्फ टर्मिनोलॉजी है और कुछ नहीं है। इसके बाद में आते हैं वेक्टर फंक्शन के बारे में। तो वेक्टर फंक्शन क्या है? Rm से Rn है, आर कॉल्ड वेक्टर फंक्शन।
तो यदि हमारा आउटपुट जो है फंक्शन का जो वैल्यू है वो भी यदि मल्टीपल उसमें है, डायमेंशन में है, तो वो हो जाएगा हमारा वेक्टर फंक्शन। और फिर आते हैं हम लेवल सरफेस के। तो लेवल सरफेस क्या होता है, जो कि हमने पहले भी सरफेस और कर्व के बारे में पहले भी डिस्कस किया था थोड़ा थोड़ा, कि मान के चलो कोई फंक्शन है एफ एक्स वाई जेड, तो इस और ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, मतलब वैल्यू जो इसका डोमेन है वो तो R3 में है और इसका जो आउटपुट है, जो फंक्शन की वैल्यू है वो 1 डायमेंशन में है, सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन। तो इस तरह के एक्सप्रेशन को हम कहते हैं सरफेस। ठीक है, तो एफ एक्स वाई, अब इसको कभी भी ड्रॉ करोगे, इसको कैसे भी बनाओगे और कभी भी ड्रॉ करोगे तो एक सरफेस ही निकल के आएगा इसमें से। ठीक है, तो ये हो जाएगा वेयर सी इज ए कांस्टेंट। तो सी की अलग अलग वैल्यू के लिए आप डिफरेंट आपको जो है सरफेस मिलेंगे। इक्वेशन ऑफ सरफेस आर कॉल्ड लेवल सरफेस, तो इनको कहते हैं लेवल सरफेस। यहां पर हम एग्जांपल देखते हैं, मान लो फंक्शन हमको इस तरीके से दिया हुआ है और मैं इक्वल टू सी करूं तो मुझे क्या क्या मिलेगा, तो इसको मैं रिलेट करूं यदि यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू सी कर दूं, तो ये किस चीज का इक्वेशन है, स्फीयर का इक्वेशन है। और इसका रेडियस कितना है, रेडियस कितना है, रूट सी। ठीक है, और ये किसका इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू सी कर दूंगा। तो इसको मैं सिंपल कर लेता हूं, तो सिंपल करने के बाद में मुझे मिल जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा जेड माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये कौन का इक्वेशन है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि जो कोई भी एक्सप्रेशन एफ एक्स वाई जेड में एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 हो और वो होमोजीनियस हो, मतलब उसके सारे टर्म्स जो है उसका पावर सेम हो, तो वो हो जाएगा आपका कोन अराउंड द ओरिजिन। तो इसको हम देखते हैं कि मैं यहां पर ये लिख लिया, आपने शुरू का तो लिख ही लिया होगा, है ना। तो कोन का जो जनरल इक्वेशन है वो होता है एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 वेयर एक्स वाई जेड आर, वेयर एफ एक्स वाई जेड इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2। ठीक है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं एक इक्वेशन बना लूं 5xy प्लस 2xz प्लस 9zx इक्वल टू 0। तो ये क्या है कि इधर सारे टर्म का पावर डिग्री 2 है, टोटल डिग्री, और उधर कोई कांस्टेंट नहीं है, तो ये रिप्रेजेंट करेगा कोन को। तो इस केस में क्या हो रहा है कि हमने जेड को, तो ये कौन है जिसका कि जो ओरिजिन के अराउंड है। ठीक है, तो यहां पर आप यदि इसको जेड को जेड माइनस सी पे शिफ्ट कर लोगे तो ये एक 2 डिग्री का आपको होमोजीनियस फंक्शन मिलेगा, तो इसलिए कौन का इक्वेशन है। और कैसे देखेंगे इसको, तो ये तो नॉलेज हो गई, लेकिन आपको कॉमन सेंस यदि ड्रॉ करना है कि ये क्या चीज है तो कैसे ड्रॉ करोगे, अपना दिमाग लगा के बताना है कि ये क्या चीज है। तो इसको ऐसे देखते हैं, देखो
दो चीजें हैं मेरे पास, एक है कि ये फंक्शन है, एक तो मुझे ये ड्रॉ करना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर ड्रॉ करना है, मान लो, है ना, कन्वीनियंस के लिए, और एक ये मुझे ड्रॉ करना है। तो ये तो क्या चीज है, ये क्या चीज है, पैराबोलॉइड है एक तो, ठीक है, और ऊपर वाला कौन है, तो ये कैसे डिफरेंशिएट किया आपने, याद करने से पाथ कैसे दिखा है? नहीं, वो तो नॉलेज से हो गया ना, आपको मैंने एक रूल बताया, आपने उस रूल को अप्लाई कर दिया, पर वो आपको नहीं पता होता तब भी तो कुछ करते ही ना आप, कॉमन सेंस यूज करके बताओ। हाँ? मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा अभी मैं समझाऊंगा तब समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि आपको क्या करना है कि जेड की डिफरेंट वैल्यू के लिए देखना है कि वो क्या होगा, फाइन। तो मान के चलो कि जेड इक्वल टू 0 पे क्या होगा, ये दोनों क्या होंगे, जेड इक्वल टू 0 पे क्या होगा, पॉइंट होगा ओरिजिन का, है ना, या कह सकते हैं कि एक सर्किल होगा, स्मॉल सर्किल होगा जिसका रेडियस 0 है ना। तो मान लिया ये x है, ये y है, ये z है ना, तो ये एक 0 हो जाएगा। तो जैसे जैसे z बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जैसे z इक्वल टू 1 है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हुआ, 1 हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 हो गया, तो ये एक सर्किल का इक्वेशन हो गया, है ना। तो मैं कह सकता हूँ कि z जब 1 है तो ये इसके अराउंड एक सर्किल को बना रहा है, ठीक है, जिसका कि रेडियस क्या है, 1 है ना। 2 पे, हाँ, तो मान के चलो z इक्वल टू 2 है, तो यहाँ तो हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 2, तो यहाँ तो रेडियस 4 आ जाएगी और यहाँ रेडियस आएगी √2, पर उससे क्या फर्क पड़ा स्ट्रक्चर में, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। इवेंचुअली तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर ही मिलेगा, तो बोर्ड नहीं दिख रहा है, तो मैं यहाँ पर यदि मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर दूं और इसको ऐसे ड्रॉ कर दूं, तो डिफरेंस पैराबोलॉइड में और कोन में क्या है ये बताओ पहले तुम। उसके पॉइंट का डिफरेंस है ना। डिक्टेटर देखिए किसी ने, जो फनी वाली डिक्टेटर है, उसमें क्या है कि एक रॉकेट ऐसे बनाता है और एक वो कहता नहीं इससे डरेगा नहीं, कोई ऐसे बनाना है आपको, ठीक है। तो पैराबोलॉइड ये है और कोन ये है, इतना सही फर्क है, राइट। तो यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा, जो कोन में और पैराबोलॉइड में जो, तो ये तो रिप्रेजेंट करता है पैराबोलॉइड को, नहीं ये कोन को रिप्रेजेंट करता है ना, कोन को रिप्रेजेंट करता है, और ये पैराबोलॉइड ये पैराबोलॉइड को रिप्रेजेंट करता है। तो इवेंचुअली तो क्या है कि एक सर्किल्स का स्टेक है जिसका रेडियस बड़ा होता जा रहा है, ठीक है। तो डिफरेंस कहाँ आ गया, नीचे में आ गया जाके, है ना। तो वो कैसे पता चला हमको कि कौन है कि पैराबोला है। कौन में कॉमन है, अच्छा तो कैसे निकाले, टेंजेंट का स्लोप कैसे निकाला मैंने इसमें से, है? कौन में से कैसे निकाला, अरे ज्योमेट्री से मत बताओ, मैं कह रहा हूँ इक्वेशन से कैसे पता लगाया तुमने कि ये कौन है, ये पैराबोलॉइड है, ये मैं पूछता हूँ। इक्वेशन को ड्रॉ किया ना, तो ड्रॉ करने से तो एक जैसा मिल रहा है। यदि हम जेड की डिफरेंट वैल्यू पे उसको ड्रॉ करेंगे, हाँ इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, दो पॉइंट इन्फ्लेक्शन उसमें नहीं आ रहा है, उसमें का एक पॉइंट इन्फ्लेक्शन पॉइंट आ रहा है ना, तो डिफरेंशिएबल एक पॉइंट में नहीं रहेगा। चलिए, एक तरीका क्या है कि आपको क्या करना है कि y को 0 कर लेना है, ठीक है। तो y को जब 0 करोगे तो y 0 किस एक्सेस में होगा, y 0 हो जाएगा, तो हम केवल बात करेंगे x z प्लेन की, या x को 0 कर लो, y को 0 कर लो, किसको 0 करोगे, x को 0 कर लो, ठीक है। x को 0 करेंगे तो जो भी स्ट्रक्चर है 3 डायमेंशन में वो पिछड़ जाएगा, तो उससे मुझे प्रिसाइजली पता चल जाएगा। अब मान के चलो कि मैंने अब केवल मैं एक्स एक्सेस को नहीं ले रहा, तो केवल वाई जेड को ले रहा हूं, है ना। यहां पर मेरा वाई है
और यहाँ पर मेरा जेड है। अब मेरे पास एक्स इक्वल टू 0 रखने से यदि मुझे कर्व ऐसा मिलता है तो कौन है, और यदि ऐसा मिलता है तो, यदि पैराबोला मिलता है तो पैराबोलॉइड है। यहाँ तो ठीक है, ये तो पता ही है अपने को। तो एक्स को 0 कर लो तो एक इक्वेशन तो हमें मिल जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर, और एक इक्वेशन मिल जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड। तो इस ये क्या हुआ, ये तो वाई इक्वल टू प्लस माइनस जेड का इक्वेशन हो गया ना। तो ये ऐसे ड्रॉ होगा, और ये पैराबोला का इक्वेशन है इसलिए ये ऐसे ड्रॉ होगा। इसको ड्रॉ कर सकते हो आप, 2 डायमेंशनल को ड्रॉ करना आसान है ना, इसको थोड़ा थोड़ा पॉइंट करके देख सकते हो। ठीक है, चलो वो तो एक अलग चीज हो गई, ये अलग चीज मैंने आपको बताई है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि हमको जैसे, तो जैसे हम कहते हैं ना कि लोकस ऑफ ए पॉइंट, बहुत सारी चीजों को ऐसे डिफाइन करते हैं ना कि दिस व्हाट इज सर्किल, सर्किल को कैसे डिफाइन करते हैं, दिस इज ए पॉइंट which has a fixed distance from a fixed point, right? Okay. तो अब हम क्या करेंगे कि हम क्या कह रहा हूँ, Locus and the points are also in the same plane. हाँ नाइस। और यदि डिफरेंट प्लेन होगा तो स्पेयर बन जाएगा ना वो, ठीक है। मतलब कुछ चीजें होती है ना जो कॉन्टेक्स्ट में समझी जाती है। तो जब हमने सर्किल की बात की तो हमने कॉन्टेक्स्ट मान लिया, वैसे नहीं मानना चाहिए यहाँ पर क्योंकि हम 3D पढ़ रहे हैं, पर हमने कॉन्टेक्स्ट मान लिया था कि वो 2D की बात कर रहे हैं, है ना। क्योंकि जो भी हम पढ़ रहे हैं वो सब एक कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं। एक डिफरेंट पैरेलल यूनिवर्स का तो बहुत वीडियोस देखते होंगे आप, एक पैरेलल यूनिवर्स में सब चीजें बदल जाती है जो मैथ्स में हम पढ़ते हैं एक्चुअली में, ठीक है। जब आप इसको CN में पढ़ोगे तो सब चीजें चेंज हो जाएगी, आपकी कोई भी चीज वैलिड नहीं रहेगी, सब डिफरेंट हो जाएगी, है ना। आप समझ ही सकते हो उस चीज को, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से वो उसमें वो जरूरी नहीं था, पर लगाते हैं तो ज्यादा ठीक रहेगा, है ना। तो अब हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर अब मान लीजिए इस पॉइंट को, पॉइंट तो हमारे पास है लेकिन हमको वो पॉइंट फिक्स नहीं करना, डायनेमिक करना है। तो हमको क्या मिलेगा, वो एक कर्व मिलेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, तो कर्व को हम ऐसे लिख सकते हैं, कर्व को हम लिख सकते हैं, मान लीजिए मैं कर्व को ऐसे दूं तो कर्व का इक्वेशन मेरा हो जाएगा एक्स टी वाई टी और जेड। तो यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, जो एक्स वाई जेड है वो मेरे फंक्शन हो जाएंगे टी के। टी क्या है, एक पैरामीटर है, जैसे जैसे टी चेंज होगा वैसे वैसे एक्स वाई जेड डिफरेंट डिफरेंट मिल जाएगा मुझे, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि इसको फंक्शन की फॉर्म में क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि फंक्शन हमको जो कर्व देते हैं वो बहुत रेस्ट्रिक्टेड रहते हैं, और टी करने से हमको एक ब्रॉडर क्लास मिल जाएगी जो कि आप, जिसको आप कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि सर्किल ही है, ऊपर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है, तो वो या तो दो फंक्शन की फॉर्म में लिखना पड़ेगा या फिर वो एक कर्व में डालना है तो आप ऐसे आराम से डाल सकते हो। तो बताओ एक सर्किल को पैरामीट्रिक कैसे लिख सकते हैं, हाँ, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, ए साइन थीटा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा ए साइन टी, साइन टी की कॉस टी, ए कॉस टी आई कैश प्लस ए साइन टी जे कैश। इसको कैसे लिखेंगे, ए कॉस टी आई कैश प्लस बी साइन जे कैश। मतलब देखा जाए तो इसमें और इसमें ना देखने से काफी लग रहा था कि अलग है ये दोनों चीजें, पर यहाँ से दिख रहा है कि कितना सिमिलर है ये दोनों, है ना। सिर्फ ए का और बी का डिफरेंस है। इसको कैसे लिखेंगे, पैराबोला को y is equal to 80 y इक्वल टू 80 square 280 280। तो मैं यहाँ 280 लिखूँ, 280 उधर लिखूँ, तो इधर क्या लिखूँ, टी एक्स की जगह क्या लिखूँ बताओ, और y 280 ए टी उसका आई कैप प्लस 280। एक बार कंफर्म करो जरा, ये नहीं है 4a
y रखूंगा ना मैं यहाँ पे, तो AT स्क्वायर रखूंगा, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर t स्क्वायर, और वो भी हो जाएगा 4a स्क्वायर t स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। और इसको कैसे लिख सकते हैं, एक सर्किल बनाना है 3 डायमेंशन में, तो इसको हम लिख सकते हैं, तो इसको तो हम क्या कर लेंगे कि कुछ फिक्स कर लेंगे, तो इसको हम ये रख सकते हैं, मतलब इसका इक्वेशन होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर और z इक्वल टू कोई फिक्स क्वांटिटी जैसे b। ठीक है, तो सर्किल के इक्वेशन में ये रखेंगे और z की जगह b रख लेंगे, तो उससे पैरामीटर मिल जाएगा सर्किल का।